What's up? What's up? What's up? मैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के शुक्रिया। नामदहो व नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये महफिल सदर महफिल साइन पार्टी वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनरल सेक्रेटरी अलहाज अली मोहम्मद सागर साहब, सोबाई सदर स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग पूर यकीन दिवान जी यम लटे आशिक क्यों सोन वोट जवाब 5 अगस्त मुल्क पूरी इंशाल्लाह सेंट्रल कश्मीर की तरफ मगर अब रिक्वेस्ट में सर यम नौजवान यम 10-12 वरियन हिंद इख्तियार नेबर यम लड़के यमो 2014 मज दित खून यमो दरगाह दित खून यमो पत दोइम लटि दित दरगाह खून यम वाकई खून दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को रेटिफाई किया पार्लियामेंट के दोनों आयामों ने, उसकी जमानत उन्होंने दी है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ के लोग कहते हैं सत्ता खत्म हो जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के लोग अगर कहते तो फिर आपको ये सिचुएशन सामने फेस नहीं करनी पड़ती। इस चीज को आजमाया या नहीं, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता है जनाब सलमान सागर साहब का और मौसम के साथ। मैंने अब ये तय किया है, खुदा ना खास्ता जब कभी कश्मीर में अगर थोड़ा सा सूखा पड़ेगा या बारिश की किल्लत होगी या लोग गर्मी में पछता रहे होंगे, फिर पेरेंट विंग में आहिस्ता 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 यहाँ तक के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे बैठे हैं। खुद मैंने अपनी शुरुआत यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से की, फिर पेरेंट में आया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के तौर पे आपसे खिताब कर रहा हूँ। नासिर बैठे हैं यहाँ पे, कई सारे मेरे साथी यहाँ पे हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ, जिनकी शुरुआत यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुई है और अब जब पेरेंट विंग में काम कर रहे हैं। इसी तरह सलमान ने बड़ी मेहनत की। सही कहा नासिर ने, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ढांचा ही खत्म हो गया था। 10-11 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई और सलमान से कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये इसकी बुनियाद है ही। अब सलमान का एक बहुत अहम रोल बनता है जिसमें इनको अब कामयाबी हासिल करनी होगी। लेकिन उससे पहले इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है। एक उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतरा हुआ है, 2 और उम्मीदवार जो हैं उतारने बाकी हैं। एक श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से, एक बारामूला पार्लिमानी हल्के से। मुकाबला हमारा सबके साथ होगा, ये अब तय है। हैरानगी की बात यह है कि सबका निशाना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी कभी समझ में नहीं आता, आखिरकार जम्मू कश्मीर की आज जो हालत है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर 370 हटा तो हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारा झंडा हटाने वाला कोई, हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारे आईन को हटाने वाला कोई, हटाने वाले बीजेपी, अगर हमारी रियासत के 2 टुकड़े हुए, किया बीजेपी ने, अगर हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, किया बीजेपी ने, अगर हमें 8 साल 9 साल 10 साल हमें अपनी
चुनी हुई हुकूमत से महरूम रखा गया। कराने वाले बीजेपी, पकड़ दकड़ कराने वाले बीजेपी, हमारे इलायची पसंद लीडरों के बच्चों को, बच्चियों को, पोता पोती को धमकाने वाले, उनसे अखबारों में इश्तिहार डलवाने वाले लोग बीजेपी के। आखिरकार सारी तबाही जम्मू कश्मीर की जो हम आज देख रहे हैं, उसके लिए कसूर बीजेपी का, लेकिन निशाना सबका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिसको भी देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनको और कोई टारगेट मिलता नहीं है। इंतजामिया कहती है कि हमें आपके लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग नहीं हैं। हर मीटिंग में हमें यही कहते हैं। जब हम उन्हें शिकायत करते हैं ना कि हमारे मिनिस्टर हैं एक्स, उनके पास आज एक भी पीएसओ नहीं है, कम से कम उनको सिक्योरिटी दे दीजिए, वो कहते हैं ना हमारे पास लोग नहीं है, लोगों की कमी है। लेकिन वो लोगों की कमी तब नजर नहीं आती जब हमें गाली देने वाले लोग जो हैं उनको फटाफट पीएसओ मिल जाता है। और ये हकीकत है। आप में से अगर किसी को पीएसओ की इतनी अशद जरूरत है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठिए, अपना फोन उठाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली दे दीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपको ना, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर के बाहर 2 पीएसओ आपके लिए तैनात कर दिए जाएंगे। ये हाल है। हमारे मिनिस्टरों के लिए गाड़ी नहीं, बुलेट प्रूफ तो दूर की बात, हमें गाली देने वालों को गाड़ी भी, पीएसओ भी और शाम को लिफाफा भी घर पहुंचा दिया जाता है। आखिरकार हमारा कसूर क्या कि हमने 5 अगस्त 2019 का फैसला तस्लीम नहीं किया? हमने माना नहीं। हमने कहा कि हम ये हालात जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहां के लोगों के लिए इंसाफ मांगेंगे। हमने वही बात जम्मू में की, वही बात कश्मीर में की, वही बात करगिल लद्दाख में की, वही बात दिल्ली में की। चाहे वो वजीर आजम की मीटिंग हो, चाहे वो ऑपोजिशन की मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार या कॉन्फ्रेंसें हो, चाहे वो मीडिया के इंटरव्यू हो, हम अपने मौकूफ पे कायम रहते हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है उससे आपने जम्मू कश्मीर की जो है बेइज्जती की, हमारा नुकसान किया, झूठे वादे हुए हमारे साथ। एक भी हमारे साथ किए हुए वादे पे ये लोग कायम नहीं रहे। कहा कि तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। कौन सी नई तरक्की, कौन सा नया दौर? जरा दिखाएं मुझे 2019 के बाद कौन सा नया प्रोजेक्ट बना यहां पे। जिस टूरिज्म की ये बात करते हैं, जिस टूरिज्म को ये गंडोला दिखाते हैं गुलमर्ग में, गोल्फ कोर्स दिखाते हैं पहलगाम में, सोनमर्ग में होटल दिखाते हैं, वो क्या आपके 19 के बाद बने क्या? एक भी नई चीज टूरिज्म के लिहाज से आपने बनाया नहीं। गुलमर्ग का सबसे मशहूर होटल वो मेरे दौर में मुकम्मल हुआ। पहलगाम की होटलें वो जनाब फारूक साहब के दौर में शुरू हुए। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 40 साल यहां कुछ नहीं हुआ, 60 साल यहां कुछ नहीं हुआ, है ना? आप बताइए ना, इन 6 सालों में आपने क्या बनाया? हम आपको SKICC दिखाएंगे, हम आपको गोल्फ कोर्स दिखाएंगे, हम आपको स्किम्स दिखाएंगे, हम आपको यूनिवर्सिटियां दिखाएंगे, हम आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। आप क्या दिखाओगे हमें? हम आपको कॉलेजें दिखाएंगे, हम आपको ललदेव का अस्पताल दिखाएंगे, हम आपको यहां नई नियामतें, तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, जो कोर्ट बने, आप क्या दिखाओगे हमें? एक फ्लाईओवर, दूसरा फ्लाईओवर, तीसरा कुछ नहीं।
नौजवानों से कहा था कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये हल वाले हैं और ये खानदान वाले हैं। 370 रुकावट है, 370 हट गया तो यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कहां है वो रोजगार के ऑर्डर जिनके लिए यहां के नौजवान आज तड़पते हैं? जब कभी यहां रोजगार का ऑर्डर निकला 2019 के बाद, धांधली के इल्जाम लगे, ऑर्डर को रद्द किया गया और नौजवान बेरोजगार का बेरोजगार रहा। वो नौजवान जिन्होंने ईमानदारी से अपने नाम उन लिस्ट पे लाए थे, मेहनत करके, पढ़ाई करके, इंटरव्यू और इम्तिहान पास करके, जो बेचारे उनमें से ओवर एज हो गए, उनके घर कौन जाके माफी मांगेगा? कौन कहेगा ये हमारा कसूर था? कहने के लिए तो उनको सब कुछ यहां ये जैसे कि एक नई शुरुआत हो गई, लेकिन हम खोद खोद के उस नई शुरुआत को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं दिखता। बेइज्जत किया हुआ हमें, हमारी जबान पे ताला लगाने की कोशिश की गई, डरा धमका के हमें खामोश करने की कोशिश की गई। आज हमें निशाना बनाया जाता है इसलिए क्योंकि हम खामोश नहीं रहे, हम आपके सामने झुके नहीं। एक वाहिद तंजीम है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एजेंसियों के बलबूते पर नहीं चलती है। हमें एजेंसियों ने जन्म नहीं दिया, हम एजेंसी के कोख से पैदा नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पैदा हुई, जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों से पैदा हुई है ये जमात। ये दिल्ली से आके हमें लेक्चर देते हैं कि इन्होंने मिलिटेंसी खत्म की। अरे आप क्या जानते हो मिलिटेंसी खत्म करना? हम लोगों से पूछिए ना, मिलिटेंसी के खिलाफ कुर्बानी देना क्या चीज है? कितने हजार हमारे वर्कर इन 30-35 सालों में कुर्बान हुए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है, ये लाल जो है, ये पेंट से नहीं होता है, ये खून की कुर्बानी से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल हुआ है। हम बार बार ये बात दोहराते नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि वर्दी पहनने वालों की अगर कुर्बानी सबसे ज्यादा रही, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कुर्बानी रही है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। कितने मेरे साथी यहां बैठे हैं जिनके करीब से करीब रिश्तेदार या तो कुर्बान हुए या बुरी तरह से जख्मी हुए। भूल गए ये लोग जो आज हमें ताने देते हैं, जो आज हमें कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। ये 96 में हमसे पूछना था कि हम कौन है, जब आपको यहां और कोई मिला नहीं। ढूंढ ढूंढ के आपने लोगों को निकालने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। एक फारूक अब्दुल्ला है, मर्द मुजाहिद, जिसने यहां जमहूरियत दोबारा कायम करने के लिए अपने तंजीम को कहा कि हमें निकलना होगा, हमें लोगों को तैयार करना होगा, हमें दोबारा जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी ढांचा जो है वो कायम करनी होगी। आज उस फारूक अब्दुल्ला को आप कहते हो कि ये देश का दुश्मन है। अरे देश का दुश्मन अगर उनको बनना होता, वो हजरत बल में वो तकरीर नहीं करते जब उन्होंने कहा नौजवानों को कि अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ। अगर हमें मुल्क के खिलाफ गद्दारी करनी होती, शेर कश्मीर उस वक्त बंदूक पकड़ता जब चू एंड लाई उनको बंदूक देने के लिए तैयार थे। अल्जीरिया में जब उनकी मुलाकात हुई, बिन बेला ने फिर शेर कश्मीर को एक कब्रिस्तान की तरफ लिया, उनको कब्रें दिखाई, कहा शेर कश्मीर मेरे बेटे यहां दफन है, अगर आप अपने बेटों को दफन करने के लिए तैयार हो तो ले लीजिए ये बंदूक है और करिए कश्मीर में आपने क्या करना है।
शेर कश्मीर ने कहा, या ना मैं अपने बेटों को कब्र में उतारने के लिए तैयार हूं, ना मैं यहां के गरीब बच्चों को कब्र में उतारने के लिए तैयार हूं। पुराने तरीके से मैं जिद्दोजहद करूंगा। हम सड़कों में नहीं उतरे, हमने माहौल नहीं बिगाड़ा, हमने पत्थर नहीं फेंके। क्या यही हमारा कसूर है? हमने कहा जो हम हासिल करेंगे आईन के तहत हासिल करेंगे, अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। क्या गलत किया? अरे बीजेपी वालों, एक दिन तो आप भी पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मेंबर थे, तब क्या करते आप? ठीक है, आज हमारे 2-3 होंगे, 1-2 दोस्त होंगे, लेकिन क्या जरूरी है कि यह हालात हमेशा के लिए होंगे? इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमसे जो छीना गया है वो हमें वापस लौटा दिया जाएगा। हम अपनी सियासी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लाएं ये जिसको लाना है, दे दीजिए उनके हाथ में क्या देना है। बाल्टी हो, बैट हो, सेब हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं। हमने बड़े बड़े बाल्टी देखे ना। वैसे हकीकत यह है कि बाल्टी और डस्टबिन में ज्यादा फर्क नहीं रहता। आंखों की बात है। जो उनको बाल्टी नजर आती है वो हमें डस्टबिन नजर आता है। लेकिन हमारा हल जो है वो हल ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आ सकता। तभी तो ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ए टीम, बी टीम, सी टीम, वहां से इशारा आता है, यहां से एक साथ हो जाते हैं। जो एक कमरे में आज बैठने के लिए तैयार नहीं है वो सियासी तौर आज एक स्टेज पे आने के लिए तैयार है। क्यों? मालिक का हुक्म है, मालिक ने कहा तो करना है। अरे हम भी जानते हैं ना उनकी मीटिंगों में क्या होता है, जिस तरह उनको पता है हमारी मीटिंगों में क्या होता है। हम भी जानते हैं कितनी मुखालफत हुई। ये जो एक साथ आए हैं बारामूला की सीट पे एक उम्मीदवार को मदद करने के लिए, अंदरूनी तौर उस फैसले की कितनी मुखालफत हुई। अभी भी उस तंजीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस फैसले को कबूल नहीं करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब माई बाप का हुक्म आया तो फिर कौन टाल सकता है उसको? इसी तरह जनाब आजाद साहब, पिछले दिनों में कुछ हैरान हुआ जब उन्होंने सीधा सीधा फारूक साहब पे हमला किया। सियासी समझ में नहीं आया, क्योंकि कहने के लिए तो वो कहते थे कि फारूक साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, फारूक साहब के एहसान भी बहुत हैं उन पर, एक बार नहीं 2 बार राज्यसभा भेजा उनको। अपनी सीट 14 के बाद जिसपे पहला क्लेम जनाब फारूक साहब का था, बीमार थे, विलायत में उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने वहां से सोनिया गांधी को कहा कि मैं अब ये सीट नहीं लूंगा, आप आजाद साहब को दे दीजिए। लेकिन किया उन्होंने, फारूक साहब और मुझ पे हमला। समझ में नहीं आया था क्यों। लेकिन अब कल जो उन्होंने ऐलान किया कि वो अनंतनाग की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे, समझ आ गया। वो भी एहसान चुका रहे थे जो पद्मा का इनाम मिला उनको, जो दिल्ली में उनको मकान दी गई, जो वजीर आजम साहब ने उनके लिए राज्यसभा में आंसुएं बहाई, ये उस चीज का वो एहसान चुका रहे हैं। नहीं तो अगर वाकई उनको पार्लियामेंट जाने का इतना शौक था, अपने घर से लड़ते डोडा से, मैं भी मानता, लेकिन वहां लड़ने से शायद बीजेपी को नुकसान होता, वहां लड़ने से बीजेपी को नुकसान होता, तो बीजेपी ने उनको कहा वहां से नहीं लड़ना, आप यहां से लड़ो।
जीतने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं। आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आ गए, कोई बात नहीं ना, आ जाइए। जितने आए हैं, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं इन लोगों का एक साथ आना। कब नहीं किया इन्होंने? 77 में शेर कश्मीर के खिलाफ सब इसी तरह एक साथ आए। जनता वंता फंटा टंटा सब, सियासी मजहबी बिजनेस वाले पैसे वाले असर रसूख वाले सब आए कि शेर कश्मीर को हराना है। बीमार थे, बिस्तरे में थे, तब भी नहीं हरा सके। उसके बाद 83 में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को हराने के लिए क्या इस तरह कोशिशें नहीं हुई? 12 दिन लगातार इंदिरा गांधी साहिबा मुल्क की वजीर आजम थी, लगातार 12 दिन जम्मू कश्मीर में कैंपेन किया। जितने ऐलान कर सकी उस वक्त किए, रिजर्वेशन, रेल, ये वो, दुलहस्ती पावर, यहां वहां जितना। लेकिन जब वोट गिने गए, जीता एक ही, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब। तरावी की नमाज अदा करते हुए उनको यूनिवर्सिटी में इतना पीटा कि उनको अस्पताल लेना पड़ा। क्या इसी बीजेपी की तरफ ये ले जा रहे हैं हमें? वो बीजेपी जिन्होंने यूपी में हमारे मजहबी इदारों पे ताले लगाने का फैसला लिया है, वो बीजेपी जिन्होंने कर्नाटक में हमारी बच्चियों से कहा कि आप हिजाब उतारिए और फिर स्कूल में आइए, वो बीजेपी जो मजबूर होकर कहती है, लोगों को कहती है कि यहां हलाल नहीं बिकेगा। लक्षद्वीप जैसी जगह में जहां 90% से ज्यादा आबादी वहां मुसलमानों की है, वहां पे आप अपनी तानाशाही हुकूमत के तहत कहते हो कि यहां हलाल नहीं बिकेगा। अरे नाम, हम वो लोग हैं जो रोजा रखते भी अपनी दुकानें खुली रखते हैं कि रोजा ना रखने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको हम खिलाने का काम करें। हम अपने रेस्टोरेंट बंद नहीं करते, हम अपनी चाय की दुकानें बंद नहीं करते, हम खिलाना पिलाना बंद नहीं करते। हमारे रोजे होते हैं, उसके बावजूद हम अपने यात्रियों को अपने कंधों पर बिठा के यात्रा कराते हैं। यहां पे हम वो लोग हैं। ज्यादा लंबी तकरीर करूंगा नहीं। जैसे मैंने कहा, इलेक्शन का ब्यूगल अब बज चुका है। लोगों को एक ही फैसला करना है। इस इलेक्शन में हमने अपना एमएलए नहीं चुनना, अपना वजीर आला नहीं चुनना है, हमने किसी को मिनिस्टर नहीं बनाना है। इंशाल्लाह वो मौका भी हमें मिलेगा अगस्त सितंबर में। इस इलेक्शन में हमने एक पैगाम भेजना है दिल्ली को। वो क्या पैगाम है वो लोग खुद तय करेंगे। अगर लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं, अगर लोग आज मौजूदा हालात से मुतमईन हैं, अगर लोग इस बात से मुतमईन हैं कि बाकी मुल्क में मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी है, अगर लोग इस बात से खुश हैं कि उनके सारे किए गए वादे उनके साथ जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना नहीं है।